नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। हम अक्सर ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास होती है हमें उसे एनालाइज करना आना चाहिए। चाहे वो इंफॉर्मेशन मुझ जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से आए, चाहे वो डिजिटल या प्रिंट मीडिया में हो, या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को ढंग से समझना, एनालाइज करना और फिल्टर करना सीख लें तो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी आसान हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है और हमको ऐसा लगता है कि हम इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बेस पे हमें अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस में हेल्प मिल सकती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है या कॉम्प्लेक्स होती है और हमारी समझ के ऊपर होती है और हम उस इंफॉर्मेशन को साइड में रख देते हैं। लेकिन एक थर्ड सिनेरियो होता है जिसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर और आसान दिखने वाली इंफॉर्मेशन या एनालिसिस या रिसर्च पूरी तरीके से गलत हो सकती है। इसके अंदर अगर कुछ वेरिएबल्स या कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो उस इंफॉर्मेशन का, उस एनालिसिस का या उस स्टडी का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं इसी तरीके एक स्टडी आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि इंटरनेट की एक बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट से मुझे मिली। जब मैं इस स्टडी को, इस एनालिसिस को पढ़ रहा था, बार बार पढ़ने के बाद भी मुझे हमेशा ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, कोई बात ऐसी है जो मैं मिस कर रहा हूं और इस स्टडी को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा। कई घंटे उस स्टडी को घूर घूर के देखने के बाद फाइनली मैंने उस स्टडी को क्रैक किया और अपनी कमी को रियलाइज किया कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको मैं नहीं समझ पा रहा था। इस स्टडी को ध्यान से सुनिएगा। इस तरह की स्टडीज को समझना और इन्हें एनालाइज करना, साथ ही साथ अपने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके, अपने फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना, ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इन स्टडीज को अच्छे से नहीं समझ सकते तो हमारी इन्वेस्टिंग की पूरी जर्नी दूसरे रास्ते पे जा सकती है, जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज छोड़ सकते हैं या गलत अपॉर्चुनिटीज को चेज कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटीज जो हमको लगता रहेगा कि मल्टीबैगर बनेंगी बट कभी भी हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं देंगी। आज की इस एनालिसिस में मैं ना किसी को सही साबित करने की कोशिश करूंगा, ना किसी को गलत साबित करने की कोशिश करूंगा, ना ही किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट की एडवाइस है। एक सिंपल एनालिसिस है किस तरीके से एक की कराई रिसर्च को हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसका पूरा मीनिंग चेंज कर सकते हैं। ये स्टडी बेस्ड है निफ्टी 100 इंडेक्स पे। अगर आप नहीं जानते तो निफ्टी 100 इंडेक्स लार्ज कैप स्टॉक्स के इंडेक्स है। हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। नेक्स्ट 150 कंपनीज यानी कि 101 नंबर से लेकर 250 नंबर तक ये 150 कंपनीज मिड कैप कहलाती हैं और 251 नंबर से शुरू होकर के मार्केट कैप की जितनी भी बाकी कंपनीज हैं वो सब स्मॉल कैप कहलाती हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की गिनती हजारों में जाती है, बट जब बात आती है लार्ज कैप स्टॉक्स की तो निफ्टी 100 सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में निफ्टी 100 के स्टॉक्स को स्टडी किया गया और पिछले 3 साल के CAGR को निकाला गया। इन स्टॉक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहली कैटेगरी थी वर्स्ट परफॉर्मर्स की, यानी कि वो स्टॉक्स जिन्होंने बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस दिया, या तो वो CAGR नेगेटिव में था या वो CAGR FD के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाया। इससे अच्छा तो होता कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगा देते। दूसरी कैटेगरी में अंडर परफॉर्मर्स को रखा गया, यानी कि वो स्टॉक्स जिन्होंने FD से तो ज्यादा रिटर्न्स दिए बट निफ्टी 100 यानी कि जिस इंडेक्स के ये स्टॉक्स हैं उस इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आर्टिकल में बेंचमार्क उसी इंडेक्स को कंसीडर किया गया जिसके स्टॉक्स की बात हो रही है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत समझदारी की मूव है, क्योंकि अगर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी ही इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर सकते तो उन स्टॉक्स का हमें पता होना बहुत जरूरी है। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में टॉप 10 परफॉर्मर्स रखे गए, यानी कि वो स्टॉक्स जिन्होंने निफ्टी 100 में पिछले 3 साल में हाईएस्ट CAGR जनरेट करके दिया है। पूरे वीडियो में इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि निफ्टी 100 लार्ज कैप स्टॉक्स की इंडेक्स है, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उनकी इंडेक्स है। मैं इस बात को क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं ये भी आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों लिस्ट को देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो फैक्टर था जो कई घंटे सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया। तो सबसे पहली लिस्ट है टॉप 20 लार्ज कैप अंडर परफॉर्मर्स की, यानी कि वो लार्ज कैप स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे खराब रिटर्न्स दिए हैं। इसमें लास्ट के ये 2 कॉलम्स मैंने अभी ब्लर कर रखे हैं। यही वो 2 कॉलम्स हैं जिनको इंक्लूड करने से इस स्टडी की, इस एनालिसिस की पूरी समझ चेंज हो जाती है। मैं ये कॉलम्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस लिस्ट को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इस लिस्ट को नहीं समझेंगे तो ये कॉलम्स भी आपके लिए ज्यादा मीनिंग नहीं रखेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, जिसने पिछले 3 साल में -11.1% का CAGR दिया है, और अगर निफ्टी 100 से कंपेयर किया जाए तो इसने -26.91% का CAGR दिया है। फिर अदानी टोटल गैस, विप्रो, बर्जर पेंट्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, और इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही
पॉपुलर, फेमस और ज्यादातर जिन कंपनीज के बारे में बात होती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हमेशा जो फेवरेट लिस्ट में कंपनीज रहती हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, डाबर इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ये वो स्टॉक है जो कि बैंकिंग सेक्टर में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं या लार्ज कैप स्टॉक्स के में जो इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर उनके चहेते स्टॉक्स में से ये हमेशा होता है। उसके बाद इन्फोसिस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, अगेन एचडीएफसी का जो पूरा समूह है उसमें से अगेन ये एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक काफी सारे एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स का रहता है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस या टेक महिंद्रा, टाटा स्टील ने प्लस में सीएजीआर दिया है, यानी कि पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, बट वो पॉजिटिव रिटर्न्स बहुत ही मियागर रहे हैं, बहुत ही कम रहे हैं। 2.91% का सीएजीआर या फिर 4.31% का सीएजीआर, जो कि इस लिस्ट का हाईएस्ट सीएजीआर है। ये सीएजीआर भी निफ्टी 100 इंडेक्स के सीएजीआर से काफी पीछे है। अगर इन सीएजीआर को निफ्टी 100 इंडेक्स के सीएजीआर से ही कंपेयर किया जाए तो -12.89% और -11.5% का सीएजीआर इन कंपनीज ने दिया है। यानी कि ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी इंडेक्स को तो बीट नहीं कर पाए और उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा नेगेटिव सीएजीआर दिया है, बट ये एफडी के रिटर्न्स को भी पिछले 3 साल में रीच नहीं कर पाए। अब पिछले 3 साल का पीरियड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वो पीरियड है जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने हिस्टोरिक रैली ली है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रैली, चाहे लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप्स हो, हमें हर तरह की इंडेक्स में देखने के लिए मिली है। अब ये अगली लिस्ट आती है नेक्स्ट 20 अंडर परफॉर्मर्स इन निफ्टी 100 इंडेक्स, यानी कि ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने एफडी से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, बट अगेन अपनी इंडेक्स के या तो रिटर्न के करीब पहुंचे हैं या उसको ठीक से बीट नहीं कर पाए। इसमें सबसे पहला नाम आता है टीसीएस का, जिसने 7.06% के पॉजिटिव सीएजीआर दिया है, बट निफ्टी 100 के कंपैरिजन में -8.75% का सीएजीआर दिया है। अगेन इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के जो फेवरेट स्टॉक्स होते हैं वो आते हैं। इन स्टॉक्स को समझना, इस लिस्ट को ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्केट्स, इन्फो एज, जेएसडब्ल्यू स्टील, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हेवल्स इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लैब और अल्ट्राटेक सीमेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने प्लस 15.54% का सीएजीआर दिया है, बट निफ्टी 100 के कंपैरिजन में ये सीएजीआर भी -0.27% का रहा है। अगेन इस लिस्ट में ये बात के 2 कॉलम्स मैंने अभी ब्लर कर रखे हैं, बट मैं आपको थर्ड लिस्ट डिस्कस करने के बाद ये सारे कॉलम्स खोल के दिखाऊंगा, जिससे आपका इस लिस्ट को देखने का, इस एनालिसिस को समझने का पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग टेबल। ये वो टेबल है जिसने मुझे सोचने पे असली में मजबूर किया था। ये टेबल है या ये लिस्ट है टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स। इन सारे शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स। इसमें सबसे पहला नंबर आता है अदानी पावर का, जिसने 109.26% का सीएजीआर दिया है। इट्स अ स्टुपेंडस सीएजीआर। 109.26% के सीएजीआर का सीधा सा मतलब है कि ये स्टॉक हर साल डबल से ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है पिछले 3 सालों से, यानी कि 3 सालों में 8 गुना से ज्यादा ये स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ है। निफ्टी 100 के कंपैरिजन में भी इसका सीएजीआर 93.45% रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट निफ्टी 100 से डबल स्पीड पे ये स्टॉक ग्रो कर रहा था पिछले 3 साल से। इसमें दूसरा नंबर आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, थर्ड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरएफसी, ट्रेंड, वरुण बेवरेजेस, आरईसी, टीवीएस मोटर कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी, और लास्ट में 10th नंबर आता है एबीबी इंडिया, जिसने 66.88% का पॉजिटिव सीएजीआर दिया है पिछले 3 साल में। सीएजीआर का सिंपल सा मतलब होता है पिछले 3 साल से ये इस रेट से कंपाउंड हो रहा है। निफ्टी 100 के कंपैरिजन में एबीबी, जो कि इस टॉप 10 की लिस्ट में सबसे नीचे आता है, उसका सीएजीआर रहा है 51.08%, यानी कि निफ्टी 100 से 1.5 गुनी स्पीड से ये स्टॉक पिछले 3 साल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिर से उन शब्दों को ध्यान से सुनिए। टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर हमें इस तरह के लार्ज कैप्स मिल जाते हैं जो कि हर साल डबल हो सकते हैं 3 साल तक, यानी कि कोई ऐसा लार्ज कैप स्टॉक हो जो कि आज 100 रुपए पे लिया जाए तो 3 साल बाद वो 800 रुपए पे दिखाई दे, तो इससे अच्छी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी नहीं हो सकती। क्योंकि लार्ज कैप्स हमें सो कॉल्ड स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, सेफ होते हैं, और लार्ज कैप्स में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादातर इंफॉर्मेशन लार्ज कैप्स के बारे में जो भी कुछ होती है प्रिंट या डिजिटल मीडिया में ऑथेंटिकली अवेलेबल होती है। लार्ज कैप कंपनीज के जो ऑफिशियल्स हैं, जो
चेयरमैन है, प्रमोटर्स हैं, आए दिन उनके इंटरव्यूज होते रहते हैं, उनके एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में, जो भी वो बिजनेस करते हैं उसके बारे में। इसलिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत रेयर होंगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होंगी कि हम इस तरह के लार्ज कैप्स को स्पॉट कर सकें जो कि 100% के CAGR से अगले 3 साल तक ग्रो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, CAGR का सिंपल सा मतलब है कि हर साल ये स्टॉक डबल हो सकते हैं। यानी कि कोई स्टॉक अगर आज 100 रुपए पे लिया जाता है, एक साल में 100% के CAGR का मतलब है कि वो अगले साल हो जाएगा 200 रुपए का। 2 साल के बाद वही स्टॉक 200 रुपए से बढ़ के 400 रुपए का होगा और 3 साल के बाद 400 रुपए का स्टॉक बढ़ के 800 रुपए का होगा। यानी कि आज जो 100 रुपए का स्टॉक लिया गया वो 800 रुपए का हो जाएगा। 8 गुना 100% के CAGR से वो स्टॉक मल्टीप्लाई होगा 3 साल में। इस पूरे आर्टिकल में ये वो टेबल थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाया कि ऐसे भी लार्ज कैप्स हो सकते हैं जो कि 3 साल तक हमें कंसिस्टेंटली 100% से ऊपर का CAGR दे सकते हैं। कई घंटे मैं इस टेबल को घूर घूर के देखता रहा और मैं यही सोचता रहा कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो मैं मिस कर रहा हूं, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो कि मैं मिस कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? कई घंटे इन टेबल्स को घूरने के बाद मुझे फाइनली ये समझ में आया कि इन टेबल्स का सारा डेटा, उनकी सारी एनालिसिस मीनिंगलेस है अगर हम इसमें 2 फैक्टर्स कंसीडर नहीं करते। सबसे पहला फैक्टर है इनकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन और दूसरा फैक्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, 3 साल पहले इनकी मार्केट कैप क्या थी। यानी कि स्टडी का जो पीरियड है 3 साल जो इसमें लिया गया है, तो 3 साल पहले जब से ये डेटा कंपाइल किया गया है उस समय इन कंपनीज की मार्केट कैप क्या थी। ये 2 कॉलम्स अपनी टेबल्स में मैंने इंट्रोड्यूस किए और इस पूरी स्टडी का मतलब चेंज हो गया। सबसे पहले वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3rd कॉलम करंट मार्केट कैप का है, ये रुपीस करोड़ में है, और 4th कॉलम मार्केट कैप 3 इयर्स अगो यानी कि 3 साल पहले क्या थी, ये भी करोड़ों में है। SBI कार्ड पेमेंट्स एंड सर्विसेज का फॉर एग्जांपल आज की डेट में मार्केट कैप है 73,000 करोड़ के आसपास और 3 साल पहले यही मार्केट कैप 100,000 करोड़ यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा था। इसी तरीके से आप इस पूरी टेबल को देख सकते हैं। विप्रो की आज की मार्केट कैप 2,72,800 करोड़ है जो कि 3 साल पहले 3,34,000 करोड़ थी। नीचे आते आते इस वर्स्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट में जो बेस्ट परफॉर्मर है टाटा स्टील, जिसने 4.31% का पॉजिटिव CAGR दिया है, बट निफ्टी 100 के कंपैरिजन में -11.5% का CAGR दिया है। उसकी मार्केट कैप 3 साल पहले थी 1,67,132 करोड़ और आज बढ़ के हो गई है 1,89,687 करोड़। यहाँ पे जब भी हम निफ्टी 100 से इसको कंपेयर करते हैं और इसको वर्स्ट परफॉर्मर्स की लिस्ट में डालते हैं, भले ही इसने 4.5% के आसपास का पॉजिटिव CAGR दिया, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर यही पैसा सिर्फ FD में डाल दिया गया होता तो इससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स हमको देता, क्योंकि वो करीब 7-7.5% से कंपाउंड होता। या फिर अगर सिर्फ इस इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया गया होता तो यहां से करीब 4 गुने की ज्यादा कंपाउंडिंग हमें देता। अगली टेबल है नेक्स्ट 20 अंडर परफॉर्मर्स की, जो कि निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं। इन्होंने FD से ज्यादा बट इंडेक्स से कम रिटर्न्स दिए हैं। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नंबर 1 पे है। 3 साल पहले इस कंपनी की मार्केट कैप थी 13,21,211 करोड़, जो कि अब बढ़ के 16,21,265 करोड़ हुई है एट अ CAGR ऑफ 7%, यानी कि करीब करीब FD के बराबर, बट फिर भी निफ्टी 100 इंडेक्स के कंपैरिजन में -8.75%। ये लिस्ट आगे चलती रहेगी। यहाँ मार्केट कैप्स आपके सामने है और इस लिस्ट में जो बेस्ट परफॉर्मर है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसने 15.54% का CAGR दिया है, बट फिर भी निफ्टी 100 के CAGR से ये थोड़ा सा पीछे रह गया। इसकी मार्केट कैप 3 साल पहले 215,870 करोड़ यानी कि 2,15,870 करोड़, जो कि बढ़ के 3,32,959 करोड़ हो चुकी है। अब आते हैं हम अपनी सबसे इंटरेस्टिंग टेबल पे, जिसमें है टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स। अब इस लार्ज कैप स्टॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में ध्यान में रखिए, क्योंकि कॉलम नंबर 3 आपको दिखाएगा इनकी करंट मार्केट कैप, जो कि डेफिनेटली लार्ज कैप टाइटल को जस्टिफाई करती है। बट 3 साल पहले जब से इन कंपनीज का डेटा लिया गया है और इनकी ग्रोथ को एनालाइज किया गया है, उस समय इनमें से कोई भी कंपनी लार्ज कैप स्टॉक नहीं थी। अदानी पावर की 3 साल पहले मार्केट कैप थी 27,442 करोड़, HAL की 37,675 करोड़, IRFC की 28,599, ट्रेंट 31,889, वरुण बेवरेजेस 34,323 करोड़, REC 29,476 करोड़, TVS मोटर्स 23,762 करोड़, BEL 41,635, PFC 34,953 और ABB 34,926 करोड़। यहां से ये बात पूरी तरीके से साबित होती है कि ये स्टॉक्स या तो छोटे मिड कैप्स थे या बड़े स्मॉल कैप्स थे जिस समय ये स्टडी का पीरियड शुरू हुआ था। यानी कि जब से इनकी
की ग्रोथ को एनालाइज किया गया है पिछले 3 साल में, उस समय ये स्टॉक्स लार्ज कैप नहीं थे और इनमें से शायद कोई भी स्टॉक उस समय निफ्टी 100 का हिस्सा नहीं था। इनफैक्ट अगर हम अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर निफ्टी 100 में मार्च 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इस स्टडी का जो पीरियड है वो आधा कंप्लीट होने के बाद। अब आज की अगर इनकी मार्केट कैप देखते हैं तो डेफिनेटली वो लाखों करोड़ में है, बट जिस समय ये स्टॉक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब ये 100% का CAGR दे रहे थे या जब से इन्होंने देना शुरू करा था, उस समय ये स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं थे। इसलिए इन स्टॉक्स को टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स कहना बिल्कुल गलत होगा। हाँ, अगर हम इन्हें टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप स्टॉक्स कहें या बड़े स्मॉल कैप स्टॉक्स कहें तो शायद ये बात सही होगी, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता और वो पूरी तरीके से स्टेबल से साबित होता है। लेकिन ये उस समय लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं थे जब इनका परफॉर्मेंस शुरू हुआ था या जब इन स्टॉक्स की ग्रोथ शुरू हुई थी। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, एक छोटा सा फैक्टर, यानी कि सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन का फैक्टर इंट्रोड्यूस करने से इस पूरी टेबल, इस पूरे आर्टिकल की एनालिसिस चेंज हो जाती है। अगर हम इस स्टडी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन इंट्रोड्यूस नहीं करते तो हमें साफ दिखाई देता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स भी 100% के CAGR से ज्यादा से 3 साल तक कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। बट जैसे ही इसके अंदर मार्केट कैप का फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो एकदम से पिक्चर क्लियर होती है और हमें दिखाई देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक्स ने 100% से ज्यादा का CAGR दिया है। इनफैक्ट इन 10 के 10 स्टॉक्स का हाईएस्ट CAGR उस समय जनरेट हुआ है जब ये मिड कैप थे और इन्होंने लार्ज कैप की तरफ बढ़ना शुरू किया था। बहुत तेजी से लार्ज कैप की तरफ बढ़े थे और जैसे जैसे इनकी मार्केट कैप बड़ी होती जाती है इनका CAGR स्लो डाउन होता जाता है। बट जब हम 3 साल का एवरेज CAGR देखते हैं तो वो हमें कई स्टॉक्स में 100% से ज्यादा दिखाई देता है। इस स्टडी में मैंने सिर्फ 2 फैक्टर्स अपने इंट्रोड्यूस किए, वो थे करंट मार्केट कैप और 3 साल पहले की मार्केट कैप। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स और इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जितने भी स्टॉक्स हैं जो इस टेबल में कंसिडर किए गए हैं, कब ये स्टॉक्स निफ्टी 100 इंडेक्स में इंक्लूड हुए। अगर ये स्टॉक्स उस समय निफ्टी 100 इंडेक्स में थे ही नहीं जब से ये स्टडी शुरू हुई है या जब से इनका प्रोग्रेस को ट्रेस करना शुरू किया गया है, तो ये टेबल पूरी तरीके से मीनिंगलेस हो जाती है और इस ग्रोथ को लार्ज कैप स्टॉक्स को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जैसे जैसे इनकी मार्केट कैप डबल होती रही, वहां से इनके CAGR में क्या चेंजेस हुए थे। अगर हम ये फैक्टर्स और इंट्रोड्यूस करें तो मेरे ख्याल से हम और मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। बट ये बात क्लियर है कि जितने भी एक्चुअल लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि 3 साल पहले भी लार्ज कैप थे और आज भी लार्ज कैप हैं और उनकी मार्केट कैप लाखों करोड़ों में है, उन्होंने मैक्सिमम रिटर्न जो जनरेट करके दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 15% का है। उससे ज्यादा रिटर्न वो स्टॉक्स जनरेट नहीं कर पाए हैं। जो भी कंपनीज छोटी मिड कैप्स थी या बड़ी स्मॉल कैप्स थी, उन्होंने हाईएस्ट CAGR जनरेट करके दिया है। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि TCS, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अच्छा CAGR नहीं जनरेट करती तो निफ्टी 100 इंडेक्स का CAGR आखिर कहां से जनरेट हो रहा है। निफ्टी 100 इंडेक्स जो कि इन्हीं स्टॉक से बनी हुई है, वो कहां से 15% या 16% का CAGR पिछले 3 साल से जनरेट कर रही है। बिल्कुल क्लियर है, इस तरह के स्टॉक जैसे कि अदानी पावर, HAL, ABB, ट्रेंड, जब इस तरह के स्टॉक्स निफ्टी 100 इंडेक्स में इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक रैपिड ग्रोथ फेज में उस समय चल रहे हैं, इनकी CAGR इतनी हाई होती है कि ये पूरी निफ्टी 100 की CAGR को आगे की तरफ खींच देते हैं। बट जहां बात आती है लार्ज कैप स्टॉक्स की, तो लार्ज कैप स्टॉक ज्यादातर CAGR की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। ये पिछले 3 साल के डेटा से एविडेंट है। पिछले 3 साल का डेटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने बहुत हाई ग्रोथ देखी है। अगर इस हाई ग्रोथ फेज में भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेबल लार्ज कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और पूरी तरीके से लैगार्ड्स रही हैं, तो ये सोचने की बात है। मैं आज के इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूं, लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस पूरी एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कब मैं कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उनकी केस स्टडी से आप भी सीखना चाहते हैं कैसे रियल टाइम मार्केट्स में मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।